Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, आप सभी का स्वागत है तिरंगा फहराने के लिए। आई होप आप सभी तैयार हैं तिरंगा फहराने के लिए। आज से हम जिस चीज की शुरुआत कर रहे हैं, ये आपको यकीन मानिए, अगर आज से रोज आपने 8:30 बजे उठ के तिरंगे को फॉर द नेक्स्ट 70 डेज सलामी देना शुरू कर दिया, अकेडमी में पहुंचने तक तिरंगा आपको सलाम करेगा। आपके जज्बे के लिए, आपके जुनून के लिए और आपके हार्डवर्क के लिए। सो आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस फॉर टुडेज सेशन। मैं हर किसी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि आप सेशन को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज ये जो आज चीज शुरू हो रही है, दिस हैज नॉट हैपेंड इन द ऑनलाइन स्पेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आज से जिस चीज की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये क्रैश कोर्स होगा एंटायर जीएटी के लिए। ये पूरा का पूरा जीएटी का एक क्रैश कोर्स आपका होने वाला है, जिसमें ना सिर्फ आपके कोर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाएंगे, उसके अलावा एमसीक्यू के माध्यम से हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपको पता लग जाए जो आज क्लास में पढ़ा है वो आप सब। वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बफर होगा गाइस, क्योंकि हम संख्या में ज्यादा मौजूद हैं। इसको आदत नहीं है, कुछ दिनों में इसको भी आदत हो जाएगी, ये देखने की कि स्टूडेंट कितने मोटिवेटेड है, कितने जुनून से भरे हुए हैं कि इतनी ज्यादा संख्या में आते हैं। सो इसको भी आदत हो जाएगी। आज पहला दिन है इसका, तो थोड़ा इसको झेलने में हो सकता है इशू थोड़ा बहुत, बट आगे नहीं होगा। सो कैप्टन तिरंगा जीएटी का मसीहा आपके सामने हाजिर हो चुका है। कैप्टन तिरंगा पे अगर आपने कैप्टन तिरंगा वॉरफील्ड अब करीब आ चुकी है गाइस, एग्जाम अब करीब आ चुका है। अब किसी के पास कोई रीजन नहीं होना चाहिए एक्सक्यूज देने का। देयर शुड बी नो रीजन टू गिव एनी एक्सक्यूज कि सर मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया बिकॉज मैं गरीब हूं, मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। जीएटी का एंटायर कोर्स फॉर फ्री कैप्टन तिरंगा आपको दे रहे हैं, एंड दिस इज द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। कई जगहों पे इवन पेड कोर्सेज में ऐसा कंटेंट नहीं होता जो आपको कैप्टन तिरंगा देने वाला है। ठीक है, 600 नंबर का आपका जीएटी का पेपर होता है। तिरंगे में कितने रंग हैं? तिरंगे में कितने रंग है बता दो। ठीक है, बिल्कुल अनमोल, मैंने बुलाया, आप सभी चला आए। बिल्कुल, कैप्टन तिरंगा जिंदाबाद। सारे बच्चे एक बार कमेंट में लिख दो, कैप्टन तिरंगा जिंदाबाद। सुबह 8:30 बजे उठ के कैप्टन तिरंगा आपके सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, 3 कलर होते हैं तिरंगा में, 3 कलर होते हैं। ठीक है, और ये बता दो जरा, आपके जीएटी में कितने सब्जेक्ट होते हैं? जीएटी में कितने सब्जेक्ट हैं आपके? जीके, जो उसका सबसे मेजर चंक है, 400 नंबर के करीब करीब की जीके है, जनरल साइंस है और इंग्लिश है। तो कैप्टन तिरंगा इन तीनों रंगों को जीवंत करने आपके लिए सामने प्रकट हो चुके हैं। ऑल द 3 सब्जेक्ट्स वुड बी कवर्ड, यू डोंट हैव टू वरी। मैं आपको शेड्यूल भी बता दूंगा, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, कैसे हम चलेंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कैप्टन तिरंगा आपके लिए इतना सारा कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो आप फटाफट से जो आपकी स्क्रीन पे शेयरिंग का लिंक आ रहा है, उसको अलग अलग फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब जगह पे शेयर कर दो, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता क्लास लाइव हो चुकी है, वो भी सेशन के साथ जुड़ जाए। रिवीजन के लिए टिप्स भी बताऊंगा, पढ़ना कैसे, कैसे इसका मैक्सिमम एडवांटेज उठाना है कैप्टन तिरंगा के ज्ञान का, वो सब मैं बताने वाला हूं अभी आपको। तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले देखो, आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वो फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको पता है, जीएटी में इंग्लिश, जीके और साइंस तीनों का कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा जीके का कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाला है। नाइटफॉल आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा। जिस बच्चे ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, कमेंट में आप लिंक शेयर कर दो, ताकि सब बच्चों को पता लग जाए नाइटफॉल और कैप्टन तिरंगा के बारे में। फिजिकल ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, मैंने प्लान ऐसा बनाया कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेज पढ़े। सबसे पहले जैसे सपोज 5-6 दिन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी, जितने उसके कोर कॉन्सेप्ट्स थे उनको पढ़ा। उसके बाद लेट्स से पॉलिटी पे शिफ्ट कर गए, 5 से 6 दिन पॉलिटी के कुछ कोर टॉपिक्स पढ़े। उसके बाद लेट्स से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी। उसके बाद दोबारा से लेट्स से पॉलिटी पढ़ी, फिर इंडियन ज्योग्राफी पे आ गए, फिर एंशिएंट हिस्ट्री पे आ गए, फिर करंट अफेयर्स की तब तक प्रचंड हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिकली मैंने प्लान किया हुआ है। मैंने बताया हुआ है आपको, जुलाई के 2nd वीक में
प्रचंड आ जाएगी। तो पहले आप YouTube पे प्रचंड की क्लासेस कर लेंगे, उसके बाद क्विज करंट अफेयर्स की और रिवीजन हम ऐप पे करेंगे इसी सीरीज में। उसके बाद साइंस एंड इंग्लिश को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर सबका आप एवरेज 6 डेज भी मानो तो 6 are 36, ये फर्स्ट 30 डेज का प्लान हो गया लगभग। उसके बाद ओके ये तो 9 दिन, तो ये फर्स्ट हो गया, ये 9 हो गए, 54 डेज के करीब का प्लान हो गया। इसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं इसके बाद मैं आगे का एजेंडा उसी हिसाब से रिवैम्प करके बनाऊंगा ताकि एग्जाम आपका क्रैक हो जाए, ठीक है। बिल्कुल, अगर आप इसको एफिशिएंटली फॉलो करते हैं, इसके साथ स्टिक करते हैं, इस पर ट्रस्ट दिखाते हैं, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, अनुराग बोल रहे हैं लिंक के लिए, उन्होंने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया, थैंक्स अ लॉट यार। ओके ठीक है, ओके ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा। जो बच्चे पीडीएफ को लेके ललायित रहते हैं, टेलीग्राम चैनल है @ssb_success, वहां पे आपको पीडीएफ में शेयर कर दिया करूंगा सेशन की। मेरी आपसे बहुत ही विनती है कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि आपके हैंड रिटन नोट्स ही आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे। जब तक आप अपने हाथ से कलम नहीं घिसोगे ना, किस्मत का चिराग भी नहीं घिस पाएगा, ठीक है। सो किस्मत का चिराग उसी का घिसता है जो हाथ से कलम घिसता है। सो यू हैव टू मेक हैंड रिटन नोट्स, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। यस, दिस इज यूजफुल फॉर एनडीए, फॉर ऑल अदर एग्जाम्स जिसमें जीके, इंग्लिश और जीएस आएगी, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक्स अ लॉट विजया, मीन्स अ लॉट यार, ठीक है। ओके ठीक है, सो आज का शुरू करें। बिल्कुल, सारे बच्चे आखिरी बार एक बार शेयर कर दो ताकि हम कंटेंट को स्टार्ट कर पाए। रिमेनिंग पार्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी सागर इसी में हो जाएगा। कैप्टन तिरंगा है साथ तो डरने की क्या बात। चलिए अब मैंने चैट प्राइवेट कर दी है, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। जो बच्चे आज पहली बार मेरे साथ जुड़े, हाय गाइस, आई एम अक्षय from the 130th course of National Defense Academy, All India rank 154, and I would be helping you in this journey to make you an officer from an aspirant। तो ये एस्पिरेंट से ऑफिसर तक की जर्नी में मैं आपका साथ दूंगा। ओके ठीक है, यस बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं अनमोल सारे साथियों के साथ। तो हम ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट करेंगे। वी वुड स्टार्ट विद फिजिकल ज्योग्राफी। सबसे पहले मुझे जरा ये बताओ कितने बच्चों ने ज्योग्राफी आज तक पढ़ी होगी। मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछूंगा। 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, जियो प्लस ग्राफी, ज्योग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, पृथ्वी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, टू राइट अबाउट समथिंग। तो कैलीग्राफी इज व्हाट, कैलीग्राफी इज टू राइट ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो ग्राफी मतलब हो गया टू राइट, जियो मतलब क्या हो गया, अर्थ। तो ज्योग्राफी क्या हो जाता है, टू राइट अबाउट अर्थ। एक और सवाल ज्योग्राफी का बेसिक ही निकलता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोलते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। ओके, फादर ऑफ ज्योग्राफी, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। यस बिल्कुल, इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो चलेगा। यस, इट इज द पर्सन हु इज कॉल्ड एज इराटोस्थेनीस। ये सारे सवाल आपके पेपर में आ चुके हैं। इराटोस्थेनीस इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। क्यों बोलते हैं इराटोस्थेनीस को फादर ऑफ ज्योग्राफी, इसका जवाब मिलेगा आज की क्लास में आपको, जो कि है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखो, लोग हवा में ज्योग्राफी पढ़ा देते हैं, मेरा हवा में ज्योग्राफी पढ़ाने का बिल्कुल मतलब नहीं है। ये डायरेक्ट सिलेबस है ज्योग्राफी का। दिस इज द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी जो यूपीएससी ने आपका डिफाइन करा है। मैं इसमें एक एक करके सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इराटोस्थेनीस को फादर ऑफ ज्योग्राफी इसलिए बोलते हैं बिकॉज ही वाज अ ग्रीक ज्योग्राफिकल थिंकर जिसने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। तो आज हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन एंड मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, दैट इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ये चीज कवर करेंगे। ये 4 टॉपिक आज मैंने कवर करवाने। कल मैं अर्थ, इट्स शेप एंड साइज और मूवमेंट के इफेक्ट और ओरिजिन ऑफ अर्थ ये कराऊंगा। तो ये जो सिलेबस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये यूपीएससी के द्वारा दिया गया सिलेबस है। एग्जाम में इसी सिलेबस से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। 90% ऑफ ज्योग्राफी का पेपर इसी से आएगा। एंड यू वुड बी हैप्पी टू नो
एनडीए का जो 18 अप्रैल को पेपर हुआ था, 100% ज्योग्राफी के क्वेश्चन पढ़ाए हुए क्लासेस हैं। एक भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नहीं पढ़ाया था। अगर विश्वास नहीं होता तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, जो कहा वो करके दिखाया, विद प्रूफ बात बोलूंगा, ठीक है। ओके, सबकी फर्स्ट क्लास है। ओके समर्थ, आई होप अब आपको फेथ आए थोड़ा। ओके ठीक है। एफ कैट के लिए आयुषी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दिस इज द सिलेबस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। ओके ठीक है, तो ये सिलेबस ले लो। आज ये वाला टॉपिक आपका निपट जाएगा। रोज क्रॉस मारते रहना कितना सिलेबस आपने पढ़ लिया। ये टॉपिक्स आज आपके निपट जाएंगे, ठीक है, जो अभी क्रॉस मार दिए हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। एक बार सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं करा यार, प्लीज शेयर कर दो। ये जो कंटेंट फर्स्ट टाइम आपके लिए इन अ फ्री इनिशिएटिव, इन अ सच अ स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड वे आ रहा है, तो यार शेयर करना सबको बनता है, ठीक है। ओके, एसकेटी बिल्कुल पहचान गया मैं, ठीक है। फादर का नाम था इराटोस्थेनीस। ज्योग्राफी का फादर, पितामह ज्योग्राफी का किसको बोला जाता है? इराटोस्थेनीस को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट था, दिस वाज गिवन बाय इराटोस्थेनीस, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का मिक्स रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। नोट्स जो भी इंपॉर्टेंट बताता रह रहा हूं उसको नोट करते रहना। देखो, पृथ्वी आपको पता है कैसा शेप है? व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? अर्थ इज जियोइड शेप या एलिप्सॉइड शेप भी कई बार बोला जाता है। यानी अर्थ जो है एक तरीके से, जैसे आपने कभी नारंगी या संतरा देखा है, उस तरीके का है। दैट इज, इसके जो एंड्स है ये फ्लैट है। द एंड्स ऑफ द अर्थ आर फ्लैट। और इसका रेडियस इक्वेटर पे, इस जगह पे सबसे ज्यादा है। इस जगह पे जैसे जैसे आप जाएंगे रेडियस कम होता जाएगा। सो अर्थ का कुछ ऐसा शेप है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यार तुम कहां रहते हो, अगर मैं तुमसे पूछूं भाई तुम कहां रहते हो, तुम क्या बोलोगे? अरे वो जो पनवाड़ी की दुकान है उससे बाएं मुड़ना, उसके बगल में जो कूड़ा पड़ा रहता है उसके बगल में मेरा घर है, ठीक है। सो क्या बोलोगे आप? ऐसे ही अपने घर को रेफर करोगे। यू वुड नीड अ रेफरेंस सिस्टम। अगर आपको कभी भी कोई लोकेशन सजेस्ट करनी है किसी को, आप कैसे कर सकते हो लोकेशन सजेस्ट? इफ यू हैव अ रेफरेंस सिस्टम। तो एरास्टोथेनीस को भी ये लगा यार एक रेफरेंस सिस्टम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि काफी सारे ग्रीक सेलर्स होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो कैसे बता पाए किसी और को अपने दिल की भावनाएं कि मैं वहां गया था, वहां जाके मुझे बहुत मजा आया। आपको लोकेशन तो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ना। तो ये लोकेशन कैसे रिफर की जाए, इसके लिए रेफरेंस सिस्टम इराटोस्थेनीस ने डिजाइन किया था, जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होता है, ठीक है। अब सपोज इसको और भी क्रूड भाषा में हम समझे, तो मैं अगर आपसे बोलूं ये तुम्हारा घर है, ये मेरा घर है, ठीक है, ये तेरा घर, ये मेरा घर, या ये आप हो, ये आपकी जीएफ बीएफ के दिल का रास्ता है। तो अब आपको अपने यहां से इसके दिल तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंच पाओगे? रास्ता पता होगा तभी तो पहुंच पाओगे। सो इसीलिए आप एक जो आजकल कॉमन रेफरेंस सिस्टम यूज करते हो, दैट इज द कार्टेशियन रेफरेंस सिस्टम। अगर मैं बोल दूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 5,4 है और इसके कोऑर्डिनेट्स लेट सपोज 3,4 है। सो इफ आई वर टू से आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, आप क्या बोलोगे? अच्छा, आप एक्स में 2 यूनिट इधर मूव करो, देन 1 यूनिट नीचे मूव करो एंड यू वुड रीच टू दिस पॉइंट, ठीक है। सो ये रेफरेंस सिस्टम, अगर आपको एक पॉइंट पता लग जाए जिसको आप बेस लेके बाकी सारे पॉइंट्स को डिफाइन कर सको, तो आपको किसी भी पॉइंट को लोकेट करना, उनके बीच का डिस्टेंस बताना इजी हो जाएगा, ठीक है। यस, 2 यूनिट नीचे 1 यूनिट इधर, तो आप इजीली इनके बीच का डिस्टेंस और लोकेशन फाइंड कर सकते हो। सेम फंडा यहां भी अप्लाई करता है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है? ये एक रेफरेंस सिस्टम है जिसकी मदद से आप किसी भी प्लेस की पिन पॉइंट करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। मॉडर्न डे जो जीपीएस है आपके, वो सब इसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, पहला फंडा क्लियर हो गया। व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लैंगिट्यूड? दे आर रेफरेंस सिस्टम। किसने डिजाइन किया? इराटोस्थेनीस ने डिजाइन किया। अब इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके, इनसे काफी क्वेश्चन निकलते हैं। सेशन के एंड में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड भाई नाम ही कैसा तुम्हें सुनाई दे रहा है? लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइंस, जो लेटी हुई लाइन होंगी उन्हें हम क्या बोल देंगे? लेटीट्यूड। नाम ही कह रहा है, उसका नाम में ही राज छुपा हुआ है।
लेटी हुई लाइन आर कॉल्ड एज लेटीट्यूड। तो ये कैसी लाइन होंगी? हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइंस आर लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब ये होती क्या है देखो, व्हाट आर दी, जो जो नोट करना है आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जो जो मैं बोलता जा रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजें, आप एक तो स्क्रीन का पीडीएफ नोट करते रहो, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सब नोट करते रहो। ओके, आयुष सुपर पे भी चीजें चल रही हैं, वहां और फैकल्टीज क्लासेस ले रही हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। तो सबसे पहले आप में से कितने बच्चों ने मैथ्स में वो प्रोटेक्टर देखा होगा जिससे एंगल मेजर करते हैं? दिस इज 10 डिग्री, दिस इज 20, लेट्स से दिस इज 90 डिग्री। प्रोटेक्टर देखा है सबने, चांदा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, ये एंगल बता देता है कि ये 10 डिग्री है, ये 20, ये 45, ये 60, ठीक है। सो अब आपने यहां से चांदा रखा अर्थ के सेंटर में, अगर फ्लैट मानो, दिस इज 10 डिग्री माना, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, एक पॉइंट मिल गया, यहां पे भी चांदा रखा, सिमिलरली चांदा इस साइड रखा, यहां भी 10 डिग्री मिल गया, यहां भी 20 डिग्री मिल गया। अब क्या किया आपने, अर्थ तो ऐसी है, 10 डिग्री यहां मिला, 10 डिग्री यहां मिला, एक सर्किल ऐसा ड्रॉ कर दिया, यू ड्रॉ सर्किल लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, 10 डिग्री पे आपको एक पूरा सर्किल मिल गया, ठीक है। 20 डिग्री पे भी सिमिलरली आपने ऐसे ही किया, 30 डिग्री पे भी आपने ऐसे ही किया। सपोज यहां अब सदर्न हेमिस्फीयर में गए, 60 डिग्री पे आपने ऐसे ही किया, 60 डिग्री का एक पॉइंट यहां मिल गया, 60 डिग्री का एक पॉइंट यहां मिल गया, इनको ज्वाइन करके आपने ऐसा एक सर्किल बना दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन रेखा इस तरीके से बन रही है, ये क्या हो गई, लैटिट्यूड्स। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अब जरा अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ गए, सारे आंसर मैं आप ही से निकलवाऊंगा, ठीक है, आपके अंदर से आंसर निकलवाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ज्योग्राफी इज जस्ट लाइक योर फर्स्ट लव। एक बात ध्यान रखना, ज्योग्राफी आपके पहले प्यार के तरीके से होती है। अगर प्यार अच्छा है तो जिंदगी भर उसको नहीं भूलोगे, यू वुड नेवर, चाह के भी भुला नहीं पाओगे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को, जस्ट लाइक योर फर्स्ट लव। जैसे पहले प्यार को भुला नहीं सकते चाह के भी, वैसे ही ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गया तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ओके, सही है। सो अब बताओ मुझे, यहां से हम कहां तक जा सकते हैं? अगर मैं इसको 0 डिग्री बेस मान लूं तो यहां से हम कितने डिग्री तक जा सकते हैं? ये नॉर्थ हो जाएगा, ये तो ओके सही है। थोड़ी गाइस वीडियो में बफरिंग होगी क्योंकि आज पहला सेशन है, इसको अंदाजा नहीं था कि इतने साथी जी के साथ जानना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा इशू हुआ। कई बच्चे 180 डिग्री बोले, नहीं देखो 180 क्यों होगा, बिल्कुल जीरो से लेके आप गए, लेट सपोज 45 यहां आया, 60 यहां आया, 90 यहां आया। अब 90 के बाद आप थोड़ी जाओगे, हमने क्या देखा 40 डिग्री है तो यहां से तो सर्किल ड्रॉ हो जाएगा, तो इधर का पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। सो जीरो से लेके आप कहां तक पहुंच सकते हो, 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक यू कैन रीच। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में आप कितने तक जा सकते हो, सदर्न हेमिस्फीयर में आप कितने तक जा सकते हो, सेम 90 डिग्री तक, ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं इंटीजर वाले लैटिट्यूड्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीजर लैटिट्यूड्स? ये अगर 0 डिग्री था तो यहां 90 डिग्री तक गए, 1 2 40 90 80 90 तक गए, यहां भी 90 तक गए। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं 0 से लेके 3 तक कितने नंबर होते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स वुड बी बिटवीन 0 एंड 3? तो 0 1 2 एंड 3, 4 डिजिट हो जाएंगी, 4, ठीक है। सो 0 से 90 के बीच में कितनी हो जाएंगी, 91। यहां 0 से 90 के बीच में कितनी हो जाएंगी, 91। तो टोटल कितना हुआ, 91 प्लस 91 दैट इज 182। बट क्या गलती हो गई, यहाँ जीरो हमने 2 बार काउंट किया है, एक बार ऊपर जाते समय एक बार नीचे जाते समय, तो एक ही बार काउंट करना चाहिए था, तो -1 कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर लैटिट्यूड्स कितने होंगे, 181। अब आपको अगर निकालना आ गया तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये 181 होते हैं कि कितने होते हैं, ठीक है। बिल्कुल नो इश्यूज दीपक, बेटर लेट देन नेवर, 181 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, सो 181 लैटिट्यूड की लाइन हो गई, तो लेटी हुई लाइन कितनी हो जाएंगी, 181। 0 से लेके 90 तक नॉर्थ में, 0 से 90 लेके साउथ में। तो कई बार इस बार एनडीए में क्वेश्चन आया था, उसमें नॉर्थ और साउथ आपको दिया था और लॉन्गिट्यूड पूछा था। तो नॉर्थ और साउथ तो हमें पता लग गया लैटिट्यूड के लिए, ठीक है। जब भी आप नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन की बात करोगे, यू आर टॉकिंग ऑफ लैटिट्यूड।
ओके, ठीक है। लैटिट्यूड अनिकेत बोल रहे हैं पहली बार समझ में आया। तो यही है, यही ऐसे ना, ये कंसेप्ट समझने होते हैं, इनको रटना नहीं होता है। अभी इसको एकदम ऐसा फील करा दूंगा, दिल के अंदर धड़कने लगेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। लैटिट्यूड का पहला फंडा क्लियर हुआ, कितने हैं लैटिट्यूड, क्या है। अब और बात करते हैं इसकी, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, इन सब में ये जो गोले बना रहे हैं, गोले हम सबको वैसे ही बहुत पसंद है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं नाइट फॉल में कि आप सभी को गोले कितने पसंद है। तो इन सब में सबसे लंबा गोला कौन सा होगा, सबसे लंबा गोला कौन सा होगा। ये 0 डिग्री है, और यहां पे टॉप पे पहुंचोगे तो एक जस्ट पॉइंट लोकेटेड होगा। टॉप पे पहुंचोगे जस्ट गोला इतना छोटा हो जाएगा कि एक बिंदु के समान होगा। यस, जहां से हमने चलना शुरू करा था 0 डिग्री से, वो वाला गोला सबसे लंबा होगा। ये वाला गोला सबसे लंबा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे गोला छोटा होता जाएगा। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले, क्या ये गोले सबकी लेंथ सेम है, आंसर इज नो। लेंथ डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये जो 0 डिग्री वाला गोला है, इसको हम इक्वेटर नाम देते हैं। ये जो 0 डिग्री पे गोला खींचा है, जहां से हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, इसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट सर्किल, ठीक है। तो 0 डिग्री वाले गोले की लंबाई सबसे ज्यादा होगी, इट इज दैट इज वाई कॉल्ड एज ग्रेट सर्किल, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे, इसकी लंबाई डिक्रीज होती रहती है। सो द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन एनडीए में बिल्कुल आ चुका है रवि, यस। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये सब एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट में आएगा। मान के चलो, बाद में आप मुझे पेपर के बाद कहोगे कि सर जो आपने पढ़ाया वही आया। हर साल होता है ऐसा, इस साल भी होगा, चिंता मत करो, ठीक है। नॉक ऑन द वुड्स कह देता हूं, टच वुड, पता चले नजर लग गई, ठीक है। सो ठीक है, सो दिस इज क्लियर। लैटिट्यूड की लेंथ जैसे आप इक्वेटर से पोल्स में जाओगे डिक्रीज हो रही है, देख के ही हमें अंदाजा आ रहा है, ये रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक और चीज देखते हैं, ये जो लैटिट्यूड है, क्या ये आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, क्या इनकी आपस में टक्कर हो रही है, आर दे कोलाइडिंग विथ ईच अदर, क्या इनकी आपस में टक्कर होती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे नहीं टकराई थी, याद करो एक क्वेश्चन आया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कल ही हमने सीएपीएफ के पेपर में रात को 10 बजे डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। सिमिलरली लैटिट्यूड की लाइंस भी डिक्रीज नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करती। अब जब कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सच लाइंस आर कॉल्ड एज व्हाट, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट ना करें, इसका मतलब वो क्या है, पैरेलल। इसलिए जैसे आपका घर का नाम कुछ और होगा, स्कूल का नाम कुछ और होगा, ठीक है। पता चले घर का नाम है आपका मोनू, बाहर नाम है मोहनदास। सिमिलरली इनका ऑफिशियल नाम है लैटिट्यूड और घर का नाम है पैरेलल। तो अगर आपसे पूछा जाए पैरेलल क्या है, तो पैरेलल आर नथिंग बट लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर निकल के आती है, ये जब पैरेलल है तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, लाइंस पैरेलल है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहने वाला है। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, तभी तो वो पैरेलल है, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 111 किलोमीटर। तो दो लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 111 किलोमीटर, ठीक है। 111 किलोमीटर दो लैटिट्यूड्स के बीच की पैरेलल डिस्टेंस होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब एक और चीज देखते हैं, ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनको स्पेशल नाम दिए जाते हैं, दीज लैटिट्यूड्स आर गिवन सर्टेन स्पेशल नेम। व्हाट आर दीज स्पेशल नेम्स, कुछ लैटिट्यूड्स के स्पेशल नेम है। जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होगा उसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेटर या ग्रेट सर्किल। सिमिलरली एक होगा 23.5 डिग्री, ये सब बचपन में आपने पढ़ा होगा पर दोबारा से बता दे रहा हूं। 123.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलेंगे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही होगा 23.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ और साउथ है तो मतलब लैटिट्यूड है, ये आपको जैसे ही नॉर्थ और साउथ दिखा समझ जाना लैटिट्यूड है। 23.5 डिग्री साउथ होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ऐसी होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ,
आर्कटिक सर्किल, 66.5 डिग्री साउथ होगा एंटार्क्टिक सर्किल। ठीक है, ओके ठीक है। अब यहां पे एक और सवाल आपके एग्जाम में आएगा कि आपको बताना होता है ये कौन सी कंट्री से पास हो रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी कंट्री से पास हो रहा है, कैप्रिकॉन किससे पास हो रहा है, इक्वेटर किससे पास हो रहा है, हमारे इंडिया से कौन सी लाइन पास हो रही है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा नाम है ग्रेट सर्किल। ठीक है, ओके ठीक है, ये फंडा क्लियर हो गया। इतना फंडा क्लियर हुआ लैटिट्यूड का सबको। अभी बात करूंगा, हर एक चीज आएगी, कोई भी एक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा। आज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की क्लास के बाद आप चाहे किसी भी किताब से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के क्वेश्चन कर लेना, अगर ना सॉल्व हो तो कर मुझे बताना। मैं एंड ऑफ द सेशन कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के, उनको आप आंसर कर देना। उसके अलावा आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इस टॉपिक के जो आज पढ़ा रहा हूं। फिर मुझे आप टेलीग्राम पे वो क्वेश्चन पोस्ट कर देना जो आपसे ना बने। सारे के सारे क्वेश्चन आज के सेशन से बन जाएंगे। ठीक है, ओके वो टाइम निकालने वाला, डेट निकालने वाला सब कुछ बताएंगे। 66.5 अगर नॉर्थ है तो उसको बोलेंगे आर्कटिक सर्किल, और 66.5 डिग्री साउथ है उसको बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्किल। देखो ये क्रैश कोर्स है बेटा, तो यहां पे जितना भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा। जो एग्जाम में आने वाला है वही बताया जाएगा। अब और सारे सब्जेक्ट जहां मुझे जौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो मैं बताऊंगा। जैसे एक आर्कटिका एम नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। आर्कटिका एम नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है इस आर्कटिक रीजन की क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए। ये किस कंट्री ने लॉन्च किया जरा कमेंट करके बता दो। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आएगा इस बार करंट अफेयर्स में क्वेश्चन। विच कंट्री हैज लॉन्च दिस आर्कटिका एम सैटेलाइट। सो बिल्कुल जो आर्कटिक सर्किल के रीजन में कंट्री लोकेटेड होगी वही लॉन्च करेगी। और वो कंट्री मेजरली ऑप्शंस जो दिए जाएंगे आपको पता चलेगा, रशिया इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट इंटरलिंक करके पढ़ाऊंगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। अब लैटिट्यूड का एक और, अब यूटिलिटी क्या है देखो। एक तो यूटिलिटी लोकेशन फाइंड करने के लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की कंबाइंड यूटिलिटी है। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की कंबाइंड यूटिलिटी हमने देखी कि वो लोकेशन फाइंड करने की है। लैटिट्यूड की एक और बहुत खासियत है, वो खासियत पता है क्या है? ठीक है, वो खासियत पता है क्या? आपको पता है अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है। अर्थ इज टिल्टेड इन ऑन एन एक्सिस 23.5 डिग्री अर्थ का एंगल ऑफ टिल्ट है। तो अर्थ ऐसी सीधी नहीं है, ऐसी खड़ी होकर रोटेट नहीं करती, अर्थ ऐसी टेढ़ी होकर रोटेट करती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, और सूरज अगर यहां पे, इफ दिस इज द सन, तो सूरज की जो रोशनी निकलेगी ये क्या पूरे एरिया पे यूनिफॉर्मली फॉल करेगी? आंसर इज नो। ये वाला जो रीजन है इस एरिया में सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी, ये रीजन में सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे जैसे आप अवे मूव करते जाओगे, यहां पे आओगे तो सूरज की रोशनी टेढ़ी होके पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी तिरछी होके पड़ेगी। और जो एकदम एक्सट्रीम एंड होगा आपका, जो एकदम एक्सट्रीम एंड है पोल्स के पास वाला रीजन, यहां पे तो हार्डली सूरज की रोशनी पहुंच पाएगी। अब आप मुझे सोच के बताओ, अगर आपके मुंह पे सीधे घूसा मारूं ऐसे तो ज्यादा आपको चोट लगेगी, या ऐसे घुमा के घूसा मारूं ज्यादा तो जोर से चोट लगेगी? ठीक है, सीधा मारने में लगेगी। मार के मत देखना किसी को, बगल वाले को पता चला मार के देख रहे हो कि तू बता दर्द किस में हुआ। ठीक है, सो ये वाले रीजन में जहां सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है ये सबसे वार्म एरिया होता है। दिस इज द एरिया जहां पे सबसे ज्यादा सोलर इंसोलेशन डायरेक्टली फॉल कर रहा है। इंसोलेशन मतलब होता है सूरज की डायरेक्ट रोशनी। ठीक है, ओके ठीक है, सूरज की डायरेक्ट रोशनी जिस एरिया में पड़ेगी इसको हम इसीलिए बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ये सबसे गर्म एरिया होगा, डायरेक्ट सनलाइट यहां पे पहुंच रही है, तो ये ट्रॉपिक्स के बगल में होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का एरिया जो होगा उसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, या एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टॉरिड जोन। टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल एरिया, इट वुड बी वेरी वेरी वार्म। दूसरा,
ये वाला एरिया जहां पे ना एकदम टेढ़ी ना एकदम सीधी लाइनें आ रही हैं, इस तरीके के रीजन जहां पे मॉडरेट लेवल में लाइट गिर रही है, इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेट रीजन। तो ये ना ज्यादा बहुत गर्म होगा ना ज्यादा बहुत ठंडा होगा। सो सच अ रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से एंटार्क्टिक सर्किल के बीच में होगा, सच रीजन आर कॉल्ड एज टेम्परेट एरियाज। यानी 23.5 से 66.5 के बीच में जो होंगे दे वुड बी कॉल्ड एज टेम्परेट एरियाज। ठीक है। फाइनली टेम्परेट एरिया से पोल के बीच में जहां पे एकदम टेढ़ी लाइन आ रही है, नाम मात्र की लाइन आ रही है, उस एरिया को क्या बोल देंगे? फ्रिजिड जोन। क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं आ रही तो वो एरिया एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा। दैट इज वाई दैट एरिया वुड बी कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन। ठीक है। इस सीरीज में कॉपन क्लासिफिकेशन भी करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है। बिल्कुल सब कुछ जितना इंपॉर्टेंट है गाइज, मैंने प्रीवियस ईयर देखो 2013 में तो मैंने ही एग्जाम निकाला था एनडीए का। सो 2013 और 2012 से के तो पेपर मेरे को मुंह जबानी पता थे। उसके बाद से मैं एग्जाम को कंटिन्यूअसली 2021 आ गया फॉलो कर रहा हूं। तो 10 साल ये और 5 साल मैंने अपने टाइम पे प्रैक्टिस करे होंगे प्रीवियस ईयर। तो 15 साल का मैं पेपर एनालाइज कर चुका हूं ऑलरेडी। तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आई हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। ठीक है। सो दिस इज क्लियर, पहला फंडा क्लियर हो गया। तो लैटिट्यूड की एक और सिग्निफिकेंस यहां से पता चलती है कि ये अर्थ को हीट जोन्स में डिवाइड करने का काम करता है। लैटिट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिवाइडिंग अर्थ इनटू हीट जोन्स। ठीक है। ओके। ठीक है। सो अर्थ को हीट जोन्स में डिवाइड करने का काम कौन करता है? लैटिट्यूड। ओके। ठीक है। तो लैटिट्यूड के बारे में अब आपको सारी चीजें पता लग गई। ठीक है। अब लैटिट्यूड के बारे में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं पता। यही चीज मैंने यहाँ पे नोट करके दे दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो। जो चीज मैंने बोली वही चीज जो समझाई वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ताकि आप इसको पढ़ के समझ सको। ठीक है। रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हो। ठीक है। संजना बोली है सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर हर। थैंक्स अलॉट संजना। अगर आपको मजा आ रहा है सेशन में तो सबसे दिली इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप सेशन को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। हर एक डिफेंस एस्पिरेंट, अब किसी पे ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हम कोर्सेज अटेंड नहीं कर पाए, हम पे पैसे की कमी थी इसलिए हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। अब सिर्फ एक्सक्यूज यही हो सकता है कि सर मैं आलसी इंसान था, मैंने मेहनत नहीं करी इसलिए मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। नॉलेज की और गाइडेंस का रोना आप कोई नहीं रो सकता। ठीक है। नहीं आयुष, सुपर में भी क्वेश्चंस फैकल्टी करवाएगी, क्विज़ेस करवाएगी, डोंट वरी। ठीक है। ओके। ठीक है। सो पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है @ssp_success। जिस बच्चे ने नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से ज्वाइन कर लेना, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट खुद के नोट्स बनाते रहो। ठीक है। ओके। लैटिट्यूड का फंडा क्लियर हुआ। अब यही सब यहां लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है। लेट्स नाउ मूव टू लॉन्गिट्यूड। ठीक है। लैटिट्यूड हो गया, अब आते हैं लॉन्गिट्यूड समझते हैं। ठीक है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म लॉन्गिट्यूड? तो लैटिट्यूड थी लेटी हुई लाइन। तो जो लेटा नहीं होता, लेटने के बाद क्या होते हो आप? अगर आप लेटे हुए थे, लेटने के बाद इंसान क्या करता है? खड़ा होता है। तो लॉन्गिट्यूड है खड़ी वाली लाइन है। ठीक है। लेट के जब लाइन खड़ी हो जाएगी वो क्या बन जाएगी? लॉन्गिट्यूड। ठीक है। सो अर्थ का शेप ऐसा था। अब देखो ये अगर अर्थ है तो यहां से फव्वारा देखा है आपने कभी? फव्वारा, फव्वारा देखा है? फव्वारा, फव्वारे में क्या होता है? ऐसे पानी, ऐसे पानी, ऐसे पानी, ऐसे पानी निकलता है ना? ऐसे निकलता है बिल्कुल। गौरव मैं कैलकुलस का करवाता हूं। ऐसे पानी, ऐसे पानी निकलता है ना? ऐसे निकलता है बिल्कुल। गौरव मैं कैलकुलस का करवाता हूं यार, चिंता मत करो, मैं आपको बतवाता हूं। ठीक है। ऐसे होता है, ऐसे निकला, ऐसे निकला, फव्वारा निकलता है। तो सिमिलरली यहां से, या पंडित जी की चुटिया देखिए, पंडित जी की चुटिया से जैसे बाल निकलते हैं ऐसे, तो ऐसे इस पॉइंट से खूब सारी लाइनें निकलेंगी। अब एक पॉइंट से निकल रही हैं
तो एक ही पॉइंट पे आके एंड भी करेंगी, ऐसा तो है नहीं इधर उधर भाग जाएंगी, निकली एक पॉइंट से तो आके एंड भी एक पॉइंट पे होंगी। अब फव्वारे का पानी एंड में एक सिंक से ही तो बहेगा, ठीक है। सब कुछ खो के लौट आए ना तुम मेरे पास, सब कुछ खो के लौट आए ना तुम मेरे पास, मैं तुमसे कहता भी रहता था दुनिया बहुत तेज है। तो ये सब कुछ खो के पूरी दुनिया में ये घूमने गया, लेकिन सब कुछ खो के वापस मेरे पास ही आ गया। तो जहां से ये निकला था वापस सब कुछ वहीं पे आ गया, ठीक है। जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। लाइव सेशन देखने का अभिषेक बेस्ट एडवांटेज है क्योंकि आप डाउट और लाइव क्विज में पार्टिसिपेट कर पाओगे, बट हाँ रिकॉर्डेड कुछ टाइम तक अवेलेबल रहेगा, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूड भी क्या है, एक पॉइंट से निकल रही है, नॉर्थ पोल से ये लाइंस निकलेंगी और साउथ पोल पे आके एंड होंगी इस तरीके से, ठीक है, जैसे आपको इमेज में दिख रही है। दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। अब देखो लॉन्गिट्यूड होंगे कितने, ये कितने निकल सकते हैं, अभी ये फव्वारे कितने निकल सकते हैं, हाउ मेनी लाइंस वुड बी देयर। तो अगर ये पॉइंट है जहां से ये निकल रही है, सो एक तो सपोज ये निकली लाइन, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ठीक है, यहां निकल सकती है। तो ये होगी लेट्स से ईस्ट की तरफ निकलने वाली लाइन। सिमिलरली लाइंस वेस्ट की तरफ भी निकल सकती हैं। सिमिलरली लाइंस कैन आल्सो कम आउट फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। कितनी लाइनें निकल सकती हैं, ये देखो 0 डिग्री है, ये लेट सपोज 90 डिग्री है, तो और यहां पे जो लास्ट लाइन निकलेगी दिस वुड बी 180 डिग्री। सिमिलरली इस तरफ से अगर आप आओगे तो कितनी लाइनें होंगी, 0 डिग्री और 180 डिग्री तक। तो 0 से 180 डिग्री ईस्ट, 0 से 180 डिग्री वेस्ट, तो यहाँ टोटल 0 से 180 के बीच में कितना हो जाएगा, 181। 0 से 180 के बीच में कितना हो जाएगा, 181। अब 181 प्लस 181 कितना हो जाएगा, 362। बट क्या हो गया, 0 डिग्री और 180 डिग्री इनको तो हमने दो बार काउंट कर लिया, सो यहां से हमें 2 को माइनस करना पड़ेगा। ऑल्सो 0 और 180 दो बार काउंट हो चुकी है, तो 2 को माइनस किया तो टोटल लॉन्गिट्यूड की लाइनें कितनी आ जाएंगी, टोटल लॉन्गिट्यूड की लाइनें कितनी आ जाएंगी, 360, ठीक है। टोटल लॉन्गिट्यूड की लाइंस कितनी आ जाएंगी, 360, ठीक है। तो लैटिट्यूड की लाइन कितनी निकल के आई थी, 181, टोटल लॉन्गिट्यूड कितने निकल के आए, 360, ठीक है। ओके, सो ये फंडा क्लियर हुआ, पहला फंडा। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 360। क्यों है, क्योंकि यहां से आपने काउंट करना शुरू करा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। सिमिलरली इधर से भी किया, 0 से लेके 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब 0 और 180 क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं तो इसलिए ये दो बार काउंट हो चुके हैं, इसलिए हमने 362 में से 2 माइनस किया और टोटल 360 आ गया। ओके, अब क्लियर हो गया प्रीतम, अंशु, ठीक है। 2 माइनस इसलिए किया क्योंकि 0 से 3 के बीच में कितने नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 नंबर होते हैं। सिमिलरली 0 से 90 के बीच में कितने, 0 से 180 के बीच में कितने होंगे, 181। 0 से 180 के बीच में कितने होंगे, 181। 2 क्यों माइनस किया, क्योंकि ये जो नंबर है 0 डिग्री और 180 डिग्री ये हमने 2 बार ऑलरेडी काउंट कर लिया है, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। ये लॉन्गिट्यूड था, ऐसे लॉन्गिट्यूड की रेखाएं, तो क्या ये कंप्लीट सर्किल बना रही है, आर दे फॉर्मिंग कंप्लीट सर्किल, नहीं, दे आर नॉट फॉर्मिंग कंप्लीट सर्किल। क्या ये मीट कर रही है एक दूसरे से। अगर मैं आपसे पूछूं दो लॉन्गिट्यूड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, इफ आई आस्क यू दो लॉन्गिट्यूड की लाइंस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, लेट्स सी कितने बच्चे बता पाते हैं। ओके, ठीक है, वन, हाँ मिनिमम डिस्टेंस, बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस 0 होगा। देखो यही कॉन्सेप्चुअल चीज है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 0। फव्वारा तो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था ना, फव्वारा तो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। जो पोल्स पे इनके बीच में डिस्टेंस होगा दैट वुड बी 0। कई बार एग्जाम में सवाल आएगा लॉन्गिट्यूड्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, सो आंसर वुड बी 0। बिल्कुल वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसीलिए मिनिमम डिस्टेंस 0 है। दूसरा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कब आएगा, जब वो पोल से इक्वेटर पे पहुंच जाएंगे। इक्वेटर पे दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और वो कितना होता है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है। यस, नंबर ऑफ लाइंस पे एग्जाम में सवाल आता है, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो मैक्सिमम डिस्टेंस 111, मिनिमम डिस्टेंस 000, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। इसके अलावा और कुछ आगे बढ़ते हैं इसमें। लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके, ठीक है, तो अब दूसरी चीज इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं। लैटिट्यूड का रोल कहां पे था, लैटिट्यूड का रोल था आपका हीट जोन्स को डिवाइड करने में, अर्थ में हीट जोन्स डिफाइन करने के लिए।
लॉन्गिट्यूड का रोल क्या होगा? लॉन्गिट्यूड का रोल होगा टाइम एंड डेट जोन्स डिवाइड करने में, टाइम एंड डेट कैलकुलेट करने में, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूड का रोल होगा टाइम एंड डेट कैलकुलेट करने में। कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड की लाइन, अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे कुछ लैटिट्यूड्स के कुछ स्पेशल नाम थे, ऐसे ही कुछ लॉन्गिट्यूड के कुछ स्पेशल नाम है। जैसे 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होगा उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं विच इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइन है, जैसे लैटिट्यूड को पैरेलल भी कहते थे, लॉन्गिट्यूड को सिमिलरली मेरिडियंस भी कहते हैं। तो मेरिडियंस की जब भी बात होगी तो वो क्या होंगे? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। 0 डिग्री जो होगा उसको हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे। सिमिलरली 180 डिग्री जो होगा इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। 0 डिग्री को बोलेंगे प्राइम मेरिडियन, 180 डिग्री को बोलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। दीज आर कॉल्ड एज मेरिडियंस ऑल्सो, इनको मेरिडियंस भी बोलते हैं, ठीक है। थैंक्स अलॉट अनिकेत। ओके, ठीक है। ये कहां पे लोकेटेड है अभी बताऊंगा, अभी जितना पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से चलो, सब कुछ कवर होगा गाइस। ये क्लास मैंने 100 से ज्यादा बात पढ़ाई हुई है, तो यू शुड हैव ट्रस्ट, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। लॉन्गिट्यूड को क्या नाम देंगे? मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 111 डिस्टेंस आ सकता है। लेकिन एक बात क्या था, लैटिट्यूड में सबकी लंबाई बराबर नहीं थी, सबकी लंबाई बराबर नहीं थी, लेकिन लॉन्गिट्यूड में देखोगे तो सबकी लंबाई बराबर आएगी। हर कोई नॉर्थ पोल से जाके साउथ पोल तक ही पहुंचेगा, तो हर किसी की लंबाई बराबर आएगी। सो देयर लेंथ वुड बी इक्वल, ठीक है। लेंथ वुड बी इक्वल, सारे लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ जो है वो बराबर निकल के आएगी। सो ये इंपॉर्टेंट चीज आप देख भी सकते हो, करेक्ट दिख भी रहा है आपको ये चीज, ठीक है। यही चीज अब लॉन्गिट्यूड में क्या हो सकता है, या तो ईस्ट होगा या वेस्ट होगा। तो जब भी ईस्ट वेस्ट में बात होगी वो लॉन्गिट्यूड की होगी, नॉर्थ साउथ में जब भी बात होगी वो लैटिट्यूड की होगी, ठीक है। ओके, ठीक है। नहीं, गैप बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग है राहुल। लैटिट्यूड के बीच का गैप 111 यूनिट है, लॉन्गिट्यूड के बीच का गैप मिनिमम 0 मैक्सिमम 111, ठीक है। इसके बीच में वेरी करता है। ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर गाइज। अगर देखो इसी टॉपिक में हम ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे तो हमें आज 4 टॉपिक करने थे, आपकी क्लासेस अननेसेसरली लेंथी हो जाएंगी, तो इसीलिए जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, अदरवाइज फिर क्लासेस लंबी हो जाएंगी आपकी। और दूसरा ये होगा कि काफी टॉपिक छूट जाएंगे, क्योंकि मेरा एजेंडा बहुत ही फिक्स्ड है। आई हैव लिमिटेड टाइम, अगर आज के टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। सो इसीलिए डोंट आस्क थिंग्स, अगर आपको जो चीज समझ में एकदम ही नहीं आ रही उसी को मैं एड्रेस कर पाऊंगा। अगर आपको सिर्फ आप इकलौते को समझ नहीं आ रही, आप वीडियो दोबारा से रिप्ले करके देख लेना, ठीक है। ओके, अब ये इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया, अब इसको एक बार जो भी बोला था उसको देख लेते हैं। ये सब मैंने लिख दिया है आपके लिए, ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकें या आप पीडीएफ से पढ़ सकें, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बोले थे 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री कैप्रिकॉन था, 0 डिग्री पे इक्वेटर था। इनके बीच का कैंसर और कैप्रिकॉन के जो बीच का रीजन था उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन था कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच का, और आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का था 66.5 के आसपास फ्रिजिड जोन, ठीक है। सिमिलर फॉर सदर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड के बेसिस पे हमने देखा हीट जोन्स में डिवाइड होता है, जिस रीजन में सूरज की रोशनी डायरेक्ट गिरेगी वो टॉरिड हो जाएगा, जहां पे एंगल पे गिरेगी वो टेम्परेट और पोलर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। अब दूसरा सवाल एक एग्जाम में जो आपके आता है, बिल्कुल संजय मैं स्पीड बढ़ाऊंगा यार, वरना तो क्लास काफी लेंथी हो जाएगी। मैं 4 टॉपिक करने हैं, अभी पहला टॉपिक ही चल रहा है और ऑलरेडी आधा घंटे से ऊपर हो चुका है। इक्वेटर कौन सी कंट्री से पास करता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इक्वेटर किस किस कंट्री से पास करता है ये मैंने इमेजेस डिजाइन करके आपको दे दिया है। आपको अब ये रटनी नहीं है, जस्ट नक्शा खोलना, अपने साथ एटलस लेके बैठना। जब भी ज्योग्राफी की क्लास हो अपने साथ एक एटलस रखना और देखना किस किस कंट्री से पास हो रही है। इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में लोकेटेड है कि साउथ में लोकेटेड है, ठीक है। सो साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्री से इक्वेटर पास होता है? एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। सिमिलरली अफ्रीका में देखोगे तो काफी सारी कंट्रीज, गेबॉन, कॉन्गो, डीआरसी, केनिया, सोमालिया, इन सब कंट्री से पास होता है। यहाँ पे जो मालदीव्स है हमारे लक्षद्वीप के नीचे, वहां से ये पास होता है, और इंडोनेशिया से पास होता है, फाइनली किरबाती से भी पास होता है। तो इक्वेटर किस किस से पास होता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो ये याद रखना है। साउटोम भी यहाँ पे, साउटोम इज ऑल्सो इन दिस एरिया ओनली, ठीक है। यहाँ पे साउटोम इज देयर, ठीक है, बिल्कुल। तो इक्वेटर देख लिया, ऐसे ही आपको सारी लाइन पता होनी चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किस किस कंट्री से पास होगा, ये एनडीए में इस बार भी सवाल आया था। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किस किस से पास हो रहा है? चिली,
अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। अफ्रीका में आओगे तो नमीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये वाला मेडागास्कर आइलैंड। तो मालदीव्स आइलैंड से आपका पास हो रहा था इक्वेटर, मेडागास्कर आइलैंड से पास होगा आपका कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से कौन सा पास हो रहा है? कैप्रिकॉर्न ही पास हो रहा है, ठीक है। अब कौन सी रिवर है जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करेगी? और ये भी बताओ कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करने वाली रिवर है, अफ्रीका में फ्लो करती है, इट इज द कॉन्गो रिवर। तो ये भी सवाल आएगा, विच रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? सो आंसर वुड बी रिवर कॉन्गो। अफ्रीका की कौन सी रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है? इट इज द लिम्पोपो रिवर, ठीक है। तो लिम्पोपो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करेगी, कॉन्गो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करेगी, ठीक है। ओके, संजय बोल रहे हैं उन्होंने ऐसे याद किया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एबीसी पीएनबी सम्मा, ठीक है। एबीसी पीएनबी बैंक गया सम्मा लेने के लिए, ठीक है। एबीसी पीएनबी बैंक गया स्पेशल मेंशन अकाउंट खुलवाने, एबीसी गया पीएनबी बैंक स्पेशल मेंशंस अकाउंट खुलवाने, ठीक है। सो ऐसे आप कैप्रिकॉर्न याद कर सकते थे, एबीसी गया पीएनबी बैंक स्पेशल मेंशंस अकाउंट खुलवाने, ठीक है। ऐसे ट्रिक्स आप खुद भी बना सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बट उससे इंपॉर्टेंट है आप मैप में इन्हें लोकेट करो। मैप में अगर आप लोकेट करोगे तो आपको काफी हेल्प होगी, ठीक है। करंट अफेयर्स की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, प्रचंड सीरीज आएगी, बस उससे करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा करंट अफेयर्स की चिंता मत करो। कॉन्गो रिवर वो रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है ऐसे, ठीक है, एक बार ऊपर जाके एक बार नीचे आके। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था तो कहां से रन होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, मैक्सिको और बहामास, इन 2 कंट्री से नॉर्थ अमेरिका की। उसके बाद अफ्रीका में आओगे तो वेस्टर्न सहारा, मॉर्टियाना, माली, नाइजर, अल्जीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इन कंट्री से। इंडिया से कौन सी लाइन पास होती है? इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद चाइना और चाइना के बाद फाइनली ताइवान। सो इन सारी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, ठीक है। इंडिया में किस किस स्टेट से पास होता है? अब इंडिया से पास हो रहा है तो इंडिया की किन किन स्टेट से पास होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ इंडिया की किस किस स्टेट से पास होता है? सो दीज आर द 8 स्टेट्स जिससे इंडिया का ये पास होता है। ये हम इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आपको पता होना चाहिए कौन सी 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश को लगभग हाफ में डिवाइड करता हुआ, छत्तीसगढ़ से, झारखंड को लगभग हाफ में डिवाइड करता हुआ, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड ओडिशा, दीज आर द स्टेट्स जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। याद रखना, ये वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पे एक रिवर है, माही रिवर, माही, माही ओ माही, ठीक है। सो माही रिवर वो रिवर है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार कट करते हैं। माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। ओके, सो दीज आर द प्लेसेस जहां से 8 स्टेट्स जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं। ये सारे स्टॉप क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, माही काट रही है, बिल्कुल। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। इमेजिनरी लाइन है, लेकिन अगर आप मैप पे प्लेस करोगे तो ये लाइन दिखेगी, ठीक है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें? देखो 10 PM पे रोज रात को क्विज चलती है, नाइटफॉल। जैसे आज सुबह 8:30 बजे आए हो ना, ऐसे ही रात को 10 PM पे नाइटफॉल क्विज होता है, जिसमें हम सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा देंगे। इसमें सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एनडीए सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। और जीके तो आपके लिए यहीं से प्रैक्टिस करनी है। किसी भी टेस्ट सीरीज से बढ़िया रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर करके जाओ, बिकॉज वो यूपीएससी ने ही सेट किए हुए हैं क्वेश्चन, तो आपको यूपीएससी के एग्जाम बैंक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो सुबह जो बच्चा उठ के तिरंगे को सलामी देगा और शाम को नाइटफॉल के साथ जय नाइटफॉल करेगा, एग्जाम क्रैक होना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लाइव क्विज होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आप कैश प्राइज भी जीत सकते हो। तो रात को दिमाग के साथ जेब भी गर्म कर सकते हो। तो जो सुबह पढ़ोगे रात को उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कैश प्राइज, नगद इनाम आप जीत सकते हो। इसमें कैश प्राइज चल रहा है रोज रात को 10 PM पे। तो टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मिल जाएगा। जिन बच्चों को टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता, जिस जगह पता नहीं कहां पे रह रहे हो कि आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता, 5000 से ज्यादा साथी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है @ssb_success, जाके ज्वाइन कर लो, पता लग जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, बिल्कुल कर सकते हैं। जहां भी जीएटी आता है उन सभी को तिरंगा अटेंड करना चाहिए, ठीक है। लॉन्गिट्यूड की भी हमने बात कर ली थी। लॉन्गिट्यूड में हमने क्या देखा था? एंगुलर डिस्टेंसेस मेजर किया जाता है, मेरिडियन बोलते हैं। ओके, ये हमने देखा था इंक्लाइंड है, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ओके, 0 से 180 तक वैरी करेंगे ईस्ट टू वेस्ट। अब लॉन्गिट्यूड का क्या काम होता है? लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंट रोल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल दैट द लॉन्गिट्यूड प्लेज? व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डज द लॉन्गिट्यूड प्ले? ठीक है, शाम को पूरा पेपर होगा, शाम को पूरा मॉक पेपर होगा, ठीक है। हिस्ट्री का सेशन है, आपने ज्योति शायद लेट ज्वाइन किया सेशन,
उसमें हिस्ट्री का भी सेशन है इस सीरीज में। ये पूरा जीएटी का क्रैश कोर्स है, तो इसमें जीएटी के सारे टॉपिक्स आपके कराए जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी कि आपका कोई टॉपिक छूटेगा। ऑल द टॉपिक्स ऑफ योर जीएटी वुड बी कवर्ड इन दिस, ठीक है। ओके ठीक है, तो अब नया एक और इंपॉर्टेंट यहां से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, याद करो सिलेबस में एक टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, तो वो कॉन्सेप्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो एक टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो हमारा एक टॉपिक पूरा हो चुका है, दूसरे टॉपिक पे आए हैं, ठीक है। वो है टाइम वाला, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ठीक है। समय सबसे बलवान पता है आपको, तो समय का सदुपयोग करो। अगर अब मैं आपसे बोलूं, कोई मुझे बता सकता है क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? टाइम ट्रेवल क्या पॉसिबल है? इज टाइम ट्रेवल पॉसिबल? बिल्कुल टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। किस सेंस में? इस सेंस में कि अर्थ में टाइम अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग होता है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बोलूं, जिस दिन अगर आप चाहो कि अपनी जिंदगी में एक बार वापस जाके एक दिन को रीराइट करना चाहो, क्या आप कर सकते हो वो चीज? ओके ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि जिंदगी में वापस जाके एक दिन को रिलीव कर सकते हो? आंसर वुड बी यस, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो कई बच्चों के लिए चीज सरप्राइजिंग होगी, कैसे कर सकते हो वो अब हम डिस्कस करेंगे। आई वुड टेल यू नाउ हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस, ठीक है। नहीं बेटा, डोरेमोन की टाइम मशीन की जरूरत नहीं है आपको। अक्षय सर के ज्योग्राफी के फंडों से आप टाइम ट्रेवल कर लोगे, ठीक है। डोरेमोन को बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है। सो सबसे पहले टाइम की बात करते हैं। सो हमने अर्थ में क्या देखा था? वी सॉ कि लेटी हुई लाइंस है, लैटिट्यूड्स है, और लॉन्गिट्यूड्स है, लंबी खड़ी लाइंस है, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री अगर लॉन्गिट्यूड ये हमने देखा था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, या ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, जीएमटी भी बोलते हैं। अब सिमिलरली आप ईस्ट की तरफ भी जा सकते हो, आप वेस्ट की तरफ भी जा सकते हो, बिल्कुल। और हमने देखा था 180 डिग्री तक आप जा सकते हो। तो सपोज ये है, लेट सपोज यहां पे आ गया ये 90 डिग्री, 90 डिग्री ईस्ट आ जाएगा। लेट सपोज यहां पे आ गया 90 डिग्री वेस्ट आ गया। सिमिलरली 180 डिग्री में जाओगे तो क्या होगा? 0 से गए आप, 90 यहां आया, 90 यहां आया, 180 यहां इसका भी आएगा, 180 यहां भी आएगा। तो जैसे 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट नहीं होता, वैसे ही 180 डिग्री भी ईस्ट और वेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इधर से भी 180 डिग्री इधर ही, इधर ही से भी 180 डिग्री इधर ही। जैसे सब कुछ हार के आप मेरे पास लौट आए, सारी जगह से जीएटी के होपलेस हो गए, वापिस यहीं आ गए जहां से चीजें शुरुआत की थी। मैंने आपको कहा था दुनिया करंट अफेयर्स जीएटी के नाम पे बनाती रहेगी, तो वैसे ही 180 डिग्री चाहे इधर से चलो, सब लौट मुझी में आते हैं, ठीक है। सो 180 डिग्री पे ये लौट के पीछे आएंगे। तो 180 डिग्री ना ईस्ट होता है ना वेस्ट होता है, वो तो 180 डिग्री है, ठीक है। ओके ठीक है। साहिल, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। सो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, यहां कॉन्सेप्ट समझने वाली, ठीक है। नहीं, ये प्राइम मेरिडियन ब्रिटिशर्स के टाइम, क्योंकि उस समय उनकी शक्ति थी, उनके हाथ में ज्यादा पावर थी, इसलिए उन्होंने जहां डिफाइन किया अपनी कंट्री से पास होता हुआ। तो 0 डिग्री है जो जीएमटी है, ये कहां से पास होता है? इसको डिफाइन ही लंदन से किया जाता है। लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, जहां पे आपने घड़ी देखी होगी, एक बिग बेन। बिग बेन नाम की घड़ी के बारे में आपने सुना है, ये क्वेश्चन एफकैट में आ सकता है, ठीक है। ठीक है, तो बिग बेन जो है ग्रीनविच, वहां पे एक घड़ी है, उसको जीएमटी माना जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, और इसी के बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज का टाइम डिफाइन किया जाता है। ये जीएमटी किस किस कंट्री से पास होगा? लंदन से पास होता है, फ्रांस से पास होता है, स्पेन से पास होता है, अल्जीरिया से पास होता है, माली से पास होता है, बुर्किना फासो से पास होता है, और घाना जिसकी कैपिटल आकरा है वो भी इसी पे लोकेटेड है। जैसे लंदन इस पे लोकेटेड है, आकरा भी इस पे लोकेटेड है, ठीक है। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। तो अब देखो एक चीज समझो, ये पहले तो आपको कंट्री याद होनी चाहिए, जीएमटी कौन सी कंट्री पे है, ठीक है। अब एक चीज समझो, पृथ्वी क्या है? रोटेट करती है ऐसे ऐसे, ये पृथ्वी है, ठीक है। ये बेटा मैं मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं नहीं गा रहा हूं मैं, ये समझो मैं कुछ समझा रहा हूं, ठीक है। ये पृथ्वी है और ये सूरज है, ठीक है। सूरज की रोशनी जिस हिस्से पे पड़ती है उस हिस्से में दिन होता है। अगर ये हिस्सा है और ये सूरज है, सूरज की रोशनी इस हिस्से पे पड़ रही है तो ये दिन हो रहा है, ठीक है। सूरज भाई हमारे हैं, ये सूरज भाई है, रोशनी में काफी इंटरेस्टेड है, ठीक है। सूरज भाई रोशनी में इंटरेस्टेड, इस हिस्से में जितनी घेरे में आई इनकी सबको घेर लिया, ठीक है। सूरज भाई ने इस एरिया में जितनी भी रोशनी थी सबको घेर लिया, यहां दिन हो रहा है। लेकिन ये पीछे वाली जो रोशनी से छुपी हुई है, जो सूरज की नजर जिस पे नहीं पड़ी, ये सब अभी सेफ है, ये सब छुपी हुई है, ठीक है। इसकी नजरों से बची हुई है, इसके नजरों में नहीं आई। तो ये सब जगहों पे क्या हो रहा होगा? अभी डे हो रहा होगा। अब अर्थ क्या करती है आपको पता है? रोटेट करती है। अर्थ, व्हाट डज अर्थ डू? इट रोटेट्स। तो अब क्या हुआ? ये वाला एरिया भाग गई, इसकी नजरों से बच गई, सूरज की नजरों से बच गई है, सूरज की रोशनी से बच गई। अब सूरज की रोशनी कहाँ आई? यहाँ आई।
इवेंचुअली ये रोटेट होगा, फिर ये हिस्सा आएगा और सूरज की रोशनी अब कहाँ आएगी, यहां आएगी। तो क्या हो रहा है, अर्थ में पूरे वर्ल्ड में एक साथ सूरज नहीं उग रहा, पूरे वर्ल्ड में एक साथ सूरज अस्त नहीं हो रहा, ठीक है, ये चीज समझ आई। सो दिस इज क्लियर। बिल्कुल, सूरज एकदम बेटर देन हग हेफनर, हग हेफनर का नाम है, उसको भी बीट कर देते हैं हमारे सूरज भाई, ठीक है, ठीक है। ओके, सो अर्थ रोटेट करिए, दिस इज सूरज भाई हमारे, सूरज भाई ने पहले इस एरिया में रोशनी को घेरा, इस एरिया में रात हो रही थी, फिर ये वाली रोटेट करके इधर आएगी, फिर इस एरिया में सूरज भाई ने रोशनी को घेरा। सो इससे हमें एक इंट्यूटिवली ये चीज समझ आनी चाहिए कि टाइम तो चेंज होता है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, वी गेट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी टाइम चेंज होगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है @ssb_success, आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो अर्थ रोटेट कहां से कहां होती है, सबसे पहले मुझे बताओ अर्थ रोटेट फ्रॉम विच टू विच डायरेक्शन। सूरज आपको कहां से कहां उगता हुआ दिखता है, सूरज आपको बोलते हैं ना द सन राइजेस इन द ईस्ट, असल में ऐसा कुछ नहीं होता, सनराइज नहीं करता, हम मूव करते हैं इसलिए हमें सूरज उगता हुआ दिखता है, हम रोटेट करते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को अर्थ रोटेट करती है, यानी ये वाला हिस्सा इस हिस्से की तरफ को आता है, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है। अब अर्थ अगर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है और सूरज को हम रिलेटिवली स्टैटिक माने, तो जब आप एक ट्रेन में जाते हो तो आपको पेड़ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखते हैं, व्हेन यू मूव इन अ ट्रेन, पेड़ आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखते हैं, आपको लगता है पेड़ मूव कर रहे हैं, सो इसीलिए आपको लगता है कि सूरज ईस्ट से राइज कर रहा है, ठीक है, बिकॉज अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रही है। मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अपार्ट फ्रॉम टू प्लैनेट्स, कौन से वो दो प्लैनेट्स है, बिल्कुल वीनस एंड यूरेनस, वीनस एंड यूरेनस ये दो प्लैनेट्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है। सो वीनस एंड यूरेनस डोंट रोटेट इन वेस्ट टू ईस्ट, अदरवाइज रेस्ट ऑल द प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ओके, ठीक है। सो ये फंडा क्लियर हो गया, बिल्कुल, ठीक है। अब जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, इफ अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो देखो सूरज जो है, आपको क्या पता है, सूरज आपको ईस्ट से वेस्ट की ओर उगता हुआ दिखेगा, इतने अच्छे तक आज तक कभी समझ नहीं आई ज्योग्राफी, तुषार बोल रहे हैं, थैंक्स अ लॉट तुषार, आपको सारे सब्जेक्ट समझ आ जाएंगे, रेस्ट बी एश्योर्ड। इस जो कैप्टन तिरंगा है वो महारत हासिल करते हैं जीएटी में, तो मसीहा मैंने ऐसे ही उनका नाम नहीं रखा है कैप्टन तिरंगा का, कैप्टन तिरंगा आपको गोल्ड विजडम देने वाले हैं, आपसे बस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब कुछ कैप्टन तिरंगा करा देंगे, लेकिन आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है और सेशन को शेयर करना है। कैप्टन तिरंगा को बस एक चीज का वो रहेगा कि अगर बच्चे कम आए तो कैप्टन तिरंगा नाराज हो जाएंगे, ठीक है, साइंस भी होगी, डोंट वरी, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, जिंजर गार्लिक लेमन पॉप, अक्षय सर इज ऑन द टॉप, आश्रय बोले हैं जिंजर गार्लिक लेमन पॉप, अक्षय सर ऑन टॉप, बिल्कुल, थैंक्स अलॉट, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। अब देखो सूरज आपका ईस्ट से राइज करता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ईस्ट में सूरज पहले आ जाएगा और वेस्ट की तरफ बाद में आएगा, तो सपोज यहां पे सुबह के 4 AM हो रहा है, तो आप इंट्यूटिवली समझ सकते हो यहां पे रात हो रही होगी, यहां सपोज रात के 11 बज रहे होंगे, ठीक है, ईस्ट में सूरज पहले उग जाएगा, वेस्ट में सूरज बाद में उगेगा, ठीक है, ठीक है। सो ये चीज आपको पता लग रही, इंट्यूटिवली आप समझ पा रहे हो, सूरज ईस्ट से उग रहा है तो यहां सुबह पहले होगी, इसीलिए आपको पता होगा किस कंट्री को बोलते हैं लैंड ऑफ मॉर्निंग सन या लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन किस कंट्री को बोलते हैं, बिल्कुल जापान को, क्योंकि वो एकदम ईस्ट में है तो यहां से सूरज उगता है, इसीलिए लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं। अब फंडा समझ आया, हर एक चीज के पीछे रीजन होता है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, तो दिस इज जापान, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। मिडनाइट, लैंड ऑफ मिडनाइट
सन, वो नॉर्वे को बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो हम रोटेशन रिवॉल्यूशन जब समझेंगे तब देखेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, सो अभी इसको समझते हैं। तो ये वाला है। अब देखो, अगर मैं बताना चाहूं कि दो जगहों के बीच में क्या टाइम गैप होगा, तो ये मैं कैसे बता सकता हूं। अर्थ को अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, अर्थ को एक अपनी धुरी पे गोल घूमने में कितना, बेटा घुरी नहीं धुरी धुरी और घुरी अलग अलग चीजें, ठीक है। लगभग लगभग 24 घंटा मान सकते हो, 24 आवर्स। 24 वैसे 23 आवर्स 56 मिनट सम सेकंड लगते हैं, बट 24 आवर्स मोटा मोटा मान सकते हो। 24 आवर रोटेट 360 डिग्री रोटेट करने में उसे 24 आवर्स लगते हैं लगभग। तो 1 डिग्री रोटेट करने में उसे कितना लगेगा, यूनिटरी मेथड, ठीक है। अगर 2 लोग पूरे दिन में मिलकर 4 दीवार बना सकते हैं, तो 8 लोग मिलकर पूरी दीवार कितने दिन में बनाएंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड का सवाल है। तो जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे इंटू 60 कर दोगे, मिनट्स आ जाएंगे, अपॉन 360 कर दोगे, 4 आ गया। तो 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लगेगा, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा। 360 तक की तो घूम सकता है, तो 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लग रहा है। अब अगर सपोज यहां पे दिन के 12 PM है, इट इज 12 नून एट जीएमटी। जीएमटी में अगर 12 नून है, तो हम जानते हैं ईस्ट में सूरज कब का उग चुका होगा। यहां अगर सूरज टॉप पे पहुंच चुका, तो यहां तो शाम हो चुकी होगी ना ऑलरेडी, सूरज उग तो पहले ही चुका होगा। इसीलिए जब भी आप ईस्ट में जाओगे, आपको टाइम ऐड करना है, यू हैव टू ऐड टाइम, ठीक है। जैसे ही आप वेस्ट में जाओगे, आपको टाइम सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ईस्ट में जाओगे तो ऐड करना है, वेस्ट में जाओगे तो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ओके ठीक है, सो ईस्ट में जाओगे ऐड करोगे, वेस्ट में जाओगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। इस टॉपिक पे क्वेश्चन भी करवाएंगे, बिल्कुल आरती क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है। ओके ठीक है, सो ये फंडा क्लियर हुआ, ईस्ट और वेस्ट वाला फंडा। ईस्ट में जाओगे तो टाइम ऐड होगा, कैसे, इंडिया है, इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट, और ये किधर है, ईस्ट। तो ईस्ट में हम जानते हैं जीएमटी से जब भी आप ईस्ट की तरफ जाओगे टाइम ऐड होगा, ठीक है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट, ईस्ट में जाओगे तो टाइम ऐड होगा। अब देखो 1 डिग्री करने में कितने मिनट लगे, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री करने में कितने मिनट लगेंगे, 82.5 इंटू 4, 5 4 20, 4 2 8 2 10, 8 4 32 प्लस 1 33, तो 330 मिनट्स। 330 मिनट्स इज यानी 300 प्लस 30, 300 मिनट इज 5 आवर्स, तो 5 आवर 30 मिनट। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वुड बी 5 आवर प्लस 5:30 जीएमटी, यानी जीएमटी से 5 आवर 30 मिनट्स अहेड होगा। यानी अगर जीएमटी में दिन के 12 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे। अगर जीएमटी में रात के 12 बज रहे हैं, लंदन में अगर रात के 12 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, हमारे यहाँ सूरज उग चुका होगा, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, ये ईस्ट के लिए हो जाएगा। ईस्ट में जब भी आप जाओगे टाइम ऐड करोगे, वेस्ट में जब भी आप जाओगे टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ओके सो लॉन्गिट्यूड का क्या रोल है, टाइम में कैसे रोल है, टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीज आप समझ गए। ओके ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास लॉकिक मिल जाएगी, बट जितना हो सके लाइव क्लासेस को अटेंड करना, क्योंकि रिकॉर्डेड कुछ दिनों बाद डिलीट हो जाती है, और ऑल्सो लाइव क्लासेस में आप डाउट भी पूछ पाओगे, ठीक है। 10 PM पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने आ सकते हो। तो ये जीएमटी क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक और फंडा है इंटरनेशनल डेट लाइन। लॉन्गिट्यूड का एक और इंपॉर्टेंट फंडा है विच इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो हमने देखा था सारे लॉन्गिट्यूड स्ट्रेट थे और उनकी लेंथ बराबर थी, सारे लॉन्गिट्यूड स्ट्रेट थे, उनकी लेंथ बराबर थी, लेकिन एक लॉन्गिट्यूड ऐसा है जो स्ट्रेट नहीं है, इट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन इकलौता ऐसा लॉन्गिट्यूड है विच इज नॉट स्ट्रेट, ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। ये ऐसा मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, उस टाइप का है, ठीक है। ओके ठीक है, ये स्ट्रेट क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन क्या है, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है। रीजन क्या है, ये स्ट्रेट क्यों नहीं है, खुद सोचो। अगर एक कंट्री के बीच से ये निकल जाए, एक कंट्री के बीच से निकल जाए तो क्या दिक्कत होती, पता चला यहां पे ट्रेन निकली, पापा को आप बता रहे हो पापा मेरा पेपर 23 तारीख को है, ठीक है, और इस तरफ 22 तारीख है, एग्जाम सेंटर में पहुंचे, पता चला वहां तो ऑलरेडी 22 तारीख निकल के एग्जाम हो गया, ठीक है। सो किसी कंट्री में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत ना है, एग्जाम डेट कैसे बताओगे, रेलवे ट्रेन कैसे मूव करेंगी, डेट का कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा किया गया ताकि ये किसी भी कंट्री को 2 भागों में डिवाइड ना करे, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, क्यों इंटरनेशनल डेट लाइन स्ट्रेट नहीं है। ये हमेशा से
बार बार चेंज हुई है, तो ये हमेशा से फिक्स नहीं है, ठीक है। इसका काफी बार इसको बेंड किया गया, जब भी किसी कंट्री, कोई नई कंट्री के बीच से ये पास होने लग रही थी, उसको हर एक कंट्री ने चेंज करवाया, ठीक है। तो ये काफी बार चेंज हो चुकी है, एडजस्टमेंट हुए हैं काफी सारे, पहले ऐसी हुआ करती थी, प्रेजेंट टाइम्स में ऐसी हो चुकी है, ठीक है। मोस्ट रिसेंट चेंज 1995 में किरबाती को जब इससे अलग किया गया, बचाया गया किरबाती को इससे, तब ये किया गया था। तो इंटरनेशनल डेडलाइन देखो यहां से पास हो रही है, ये पॉलिनेशिया, मिलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ये जो रीजन है इसके आसपास से पास होती है। इस तरीके से ये कंट्रीज को अवॉइड करती है, तुवालू, टोंगा, हवाई, इन सब रीजनों को अवॉइड करते हुए ये मूव करती है। कौन से ओशियन से पास हो रही है? पैसिफिक ओशियन से। तो इंटरनेशनल डेडलाइन कौन से ओशियन में लोकेटेड है? पैसिफिक ओशियन, ठीक है। हम अर्थ के ऊपर रहते हैं बेटा, ठीक है। अर्थ के अंदर रहोगे तो मेटल बन जाओगे, इतनी गर्मी होती है, ठीक है। सो पैसिफिक ओशियन से पास होती है इंटरनेशनल डेडलाइन। ये देखो, ये थी प्राइम मेरिडियन, कौन सी कंट्री से पास होता था हमने देख लिया प्राइम मेरिडियन। इंटरनेशनल डेडलाइन यहां से पास होती है, इस तरीके के बेंड है उसमें, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स हैं, पॉलिनेशिया ग्रुप है, माइक्रोनेशिया ग्रुप है, मिलानेशिया कंट्री का ग्रुप है, आइलैंड्स के ग्रुप है, ठीक है। अब आप एटलस में देखना कौन सी कंट्रीज है। यहाँ पे एक सी है विच इज कॉल्ड एज द चुचकी सी, और यहाँ पे एक स्ट्रेट है विच इज कॉल्ड एज द बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ पे एक स्ट्रेट है विच इज कॉल्ड एज द बेरिंग स्ट्रेट। तो एग्जाम में सवाल आएगा बेरिंग स्ट्रेट से क्या चीज पास होती है? बेरिंग स्ट्रेट से पास होती है इंटरनेशनल डेडलाइन। ये है अलास्का का रीजन, और ये रीजन है आपका रशिया का। तो रशिया और यूएसए, अलास्का यूएसए ने रशिया से ही खरीदा था, ठीक है। तो इनके बीच से ये जो बेरिंग सी है, बेरिंग स्ट्रेट यहां से पास होती है। ओके, तो दिस इज क्लियर, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट यहां से पास होती है, बेरिंग सी। यहाँ पे ये जो आइलैंड्स है, दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड एज एलुशियन आइलैंड्स। इनको सबको मैप में लोकेट करना, एलुशियन आइलैंड, इसको मैप में लोकेट करना आपने, ठीक है। ओके, ठीक है गाइज, मैं फ्री क्लासेस ज्यादा लेता हूं बिकॉज आई बिलीव कि एजुकेशन शुड बी गिवन टू ईच वन हु इज नीडी ऑफ दैट, ठीक है। सो इसीलिए मेरी मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस फ्री होती हैं, बिकॉज मैं आपका सिलेक्शन नहीं चाहता। बस मैं ये नहीं चाहता कि आप सेलेक्ट हो। सेलेक्ट तो आप कहीं से भी हो सकते हो, कोई भी पढ़ा सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, कोई भी पढ़ा सकता है, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। मैं लेकिन ऐसे स्टूडेंट पैदा करना चाहता हूं जो ना सिर्फ सेलेक्ट हो, कल को जब वो अकेडमी में जाए और अपने इंस्ट्रक्टर को बोले कि सर मुझे अक्षय सर ने पढ़ाया, तो उस्ताद, वो उस्ताद जिन्होंने मुझे ट्रेन किया था, वो जो आपको भी ट्रेन करेंगे, उनको गर्व फील हो सके कि उनके द्वारा ट्रेन किया गया बच्चा आज उन बच्चों को पढ़ा रहा है जो एनडीए में आके मादा रखते हैं पीएचडी के साथ सर्व करने का। पीएचडी क्या है? पैशन, ऑनेस्टी और डिग्निटी। मैं सिर्फ पीएसपी प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, मैं ऐसे सोल्जर प्रोड्यूस नहीं करना चाहता जो फौज पे जाके बोझ बन जाए, सिर्फ पेंशन सीकिंग पर्सन हो, पेंशन के लिए फौज में अटके रहें, जो फोर्सेस को जाके पैशन, ऑनेस्टी और डिग्निटी के साथ सर्व कर सके। जब तक आप अपना 101% दे सकते हैं, फौज में टिकिए। जिस दिन आपको लगे आप 99% अपना दे रहे हैं, मेरे को याद करना और याद रखना कि सर ने हमसे एक ही चीज गुरु दक्षिणा में मांगी थी, दैट इज टू सर्व द कंट्री विद पीएचडी, विद पैशन, विद ऑनर, ऑनेस्टी एंड डिग्निटी, ठीक है। सो यही मेरी गुरु दक्षिणा है। दूसरी गुरु दक्षिणा जो आपको ग्रेड अप को देनी चाहिए इन क्लासेस के लिए, वो है कि सेशन को शेयर कर दो। आजकल डिफेंस के बारे में इतनी ज्यादा, आज डिफेंस के एस्पिरेंट से ज्यादा डिफेंस की फैकल्टी हो गई है दुनिया में। हर एक बच्चा जिसने सीडीएस, एनडीए का पेपर जिंदगी में कभी भी दिया है या नहीं भी दिया है, वो भी डिफेंस के बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आ चुके हैं, और ऑथेंटिक गाइडेंस की बहुत कमी है। सो बच्चे मिसगाइड ना हो, इस मिस इन्फॉर्मेशन के जाल में, फेक इन्फॉर्मेशन के जाल में ना फंसे। उन सबको सही प्लेटफॉर्म पे लेके आना आपकी जिम्मेवारी है। आज से अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर लाइक क्वालिटी डिस्प्ले करोगे, तो ग्रेड अप को भी आप अपना नमक का ऋण चुका दोगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। @SSB_success टेलीग्राम चैनल है। न्यूमेरिकल्स आपके प्रैक्टिस सेशन में होंगे। सो दिस इज इंटरनेशनल डेडलाइन। इंटरनेशनल डेडलाइन के एक तरफ एक डेट होती है। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यू ईयर 2 बार सेलिब्रेट करना चाहते हो क्या? सो बिल्कुल, अगर आप इंटरनेशनल डेडलाइन से दूसरी तरफ जंप मारोगे, यू वुड बी एबल टू सेलिब्रेट न्यू ईयर ट्वाइस। अगर आप चाहते हो 31 दिसंबर की रात 2 बार आए, या वो सुहानी रात जिसका लंबे समय से इंतजार है आपको, वो सुहानी रात 2 बार आए, तो इंटरनेशनल डेडलाइन को स्विच मार सकते हो, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। टाइम ट्रेवल करना है, समय में पीछे जाना है, तो एक दिन पीछे जाने के लिए आपको डोरेमोन की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी के इंटरनेशनल डेडलाइन के फंडे से काम हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री में इसलिए बनाई क्योंकि ये 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट थी, ठीक है। ओके, ठीक है। सो इस तरीके से आप स्विच मार सकते हो। अगर आप ईस्ट में शिफ्ट करोगे तो यू वुड लूज अ डे, ठीक है। यू वुड लूज अ डे मतलब अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ गए, अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर को एंटर करते हो, तो आप यू आर लूजिंग अ डे। अगर आप, ओके, ठीक है। ओके, सो इंटरनेशनल डेडलाइन से सपोज अगर आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एंटर कर रहे हो, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर आप एंटर कर रहे हो,
तो एक दिन आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगा, यानी इफ यू आर एंटरिंग इनटू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वन डे वुड बी एडेड टू योर लाइफ। यानी यहां अगर 31 दिसंबर है तो यहां 1 जनवरी होगी, ठीक है, और इधर 31 दिसंबर होगी, ठीक है। ओके, एसएसबी भी 2 बार आ सकती है आपकी, बिल्कुल ठीक है। सो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, इंटरनेशनल डेटलाइन का ये फंडा है। एग्जैक्टली वन डे ईस्ट टू वेस्ट अगर मूव करोगे यू वुड लूज अ डे, यानी आप जिंदगी में एक दिन गायब हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करोगे तो एक दिन आपकी जिंदगी में ऐड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो वेस्ट टू ईस्ट गेन पॉजिटिव होगा, ईस्ट टू वेस्ट करोगे तो एक दिन माइनस होगा, ठीक है। सो ये इंटरनेशनल डेटलाइन का फंडा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने देखा, जो लॉन्गिट्यूड इंडिया से पास होता है, जो इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड बनाया दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, जो आपका मिर्जापुर इलाहाबाद के पास शहर है, वो मिर्जापुर वाले कालीन भैया के शहर से जो पास होता है। अब कालीन भैया ने बोल दिया घड़ी अभी से चालू होगी तो अभी से चालू होगी, कालीन भैया की बात को कौन रोक सकता है। 82.5 डिग्री ईस्ट यहां से पास होता है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से पास नहीं होता है। तो कौन सी स्टेट से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रा, इन 5 स्टेट से पास होता है। श्रीलंका भी हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करता है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये लॉन्गिट्यूड है, कौन सा 82.5 डिग्री, हमने अभी अभी निकाल के भी देखा था, 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी है, ठीक है। सो दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कहां से पास होता है देख लिया, श्रीलंका भी इसको फॉलो करता है। एक और फंडा है डे लाइट सेविंग। डे लाइट सेविंग का मतलब क्या है, जो कंट्रीज का, अच्छा सबसे, ये हमारे यहाँ इंडिया में एक ही टाइम जोन है, इंडिया इज हैविंग ओनली वन टाइम जोन। अब देखो टेक्निकली अगर जो लोकल टाइम एक एरिया का होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि सूरज इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, अगर आप इंडिया के ईस्ट और वेस्ट के बीच में देखो, टेक्निकली लोकल टाइम के अगर आप लॉन्गिट्यूड के बेसिस में कैलकुलेट करोगे द डिफरेंस वुड बी अबाउट 2 आवर्स, 2 आवर का डिफरेंस होगा, बट हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन कई कंट्रीज जो बहुत ही ज्यादा वाइड होती है उनके लिए एक स्टैंडर्ड मानना जरूरी नहीं हो पाता और फिजिबल भी नहीं हो पाता, जैसे कि यूएसए। यूएसए अगर एक अपनी कंट्री के बीच में डिफाइन कर ले एक लॉन्गिट्यूड को, तो क्या होगा, यहाँ पे तो सुबह सपोज 9 AM है और सूरज उग रहा है, लेकिन हो सकता है इस जगह पे ऑलरेडी शाम के 6 बज चुके हो, इस जगह पे शाम के 6 PM हो चुका हो और यहाँ रात के अभी 8 PM हो रहा हो, बिकॉज ये लंबा ज्यादा चौड़ा है। तो ऐसी कंट्रीज क्या करती हैं, अपने टाइम जोन्स को एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं मानती, कई सारे टाइम जोन्स मानती है, दूसरा टाइम जोन्स को शिफ्ट करती है अपने, एंड दिस शिफ्टिंग ऑफ टाइम जोन्स इज कॉल्ड एज डे लाइट सेविंग, ठीक है। ओके, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डे लाइट सेविंग। अच्छा मैं टाइम जोन बताऊं तो इंडिया में एक टाइम जोन है, कौन सी कंट्री के मैक्सिमम टाइम जोन है, विच कंट्री हैज मैक्सिमम टाइम जोन्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफकैट में ऐसे वन लाइनर आते हैं। जितने बच्चे रशिया बोल रहे हैं उन्होंने अच्छे से क्लासेस अटेंड नहीं करी, इट इज फ्रांस। अब मुझे टेलीग्राम में लिख के बताना, फ्रांस इतनी छोटी सी कंट्री है लेकिन उसमें मैक्सिमम टाइम जोन्स क्यों है, 14 के करीब करीब टाइम जोन्स है फ्रांस में। मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके बताना कि फ्रांस में इतने ज्यादा टाइम जोन्स क्यों है। टेलीग्राम चैनल है @SSB_success, ये मैं पहले अगर पुराने सेशंस आप रेगुलरली अटेंड करते आए हो उसका जवाब बता चुका हूं, ठीक है। सो दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का फंडा। इंडिया में भी ये चाय बागान टाइम जोन का इशू चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट वाले बोल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सूरज पहले उग जाता है, इसलिए हमें चाय बागान टाइम जोन सेपरेट बनाने दो ताकि हम डे लाइट सेविंग अचीव कर पाए, ठीक है। तो डे लाइट सेविंग क्या है, घड़ियों को आगे या पीछे कर देना जिसकी वजह से आप टाइम को सेव कर पाओ और सनलाइट में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाओ, ठीक है। सो आज हम 2 ही टॉपिक कर पाए, टॉपिक तो हमें और भी करने थे। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम का टॉपिक कर लिया और हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कर लिया। मैं चाहता तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन भी कवर करवाना चाह रहा था, बट कोई बात नहीं, आज पहली क्लास थी तो इतना भी आपने झेला, बहुत बड़ी बात है। तो सिलेबस पे एक बार नजर मार लो, जो मैंने आपको बताया था सिलेबस, ताकि आपको पता रहे आज हमने क्या क्या कर लिया। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज डन, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड इंटरनेशनल डेटलाइन इज डन। अब जो रोटेशन रिवॉल्यूशन वाला रह गया था, मूवमेंट ऑफ अर्थ, वो कल वाली क्लास में कवर कर लेंगे। अर्थ शेप एंड साइज ये भी कल वाली क्लास में कवर कर लेंगे, और ओरिजिन ऑफ अर्थ ये कल की क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको मजा आया हो सेशन में। अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का, प्रैक्टिस क्वेश्चन तैयार हो, ठंडे तो नहीं पड़े, मुझे लग रहा है ठंडे पड़ गए हो आप लोग। ठंडे नहीं पड़े हो तो बिल्कुल लो प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगर ठंडे नहीं पड़े हो, जोश हाई है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं पोल दे रहा हूं आपको, हाई है तो एक बार लिख दो कैप्टन तिरंगा जिंदाबाद लिख दो और शेयर कर दो दबा के, तब मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ठीक है। कैप्टन तिरंगा जिंदाबाद और सारे बच्चे शेयर कर दो। जोश ठंडा नहीं पड़ा है, अभी भी ताकत है, 1 घंटे के करीब, 1.5 घंटे से ज्यादा क्लास हो चुकी है। देख लेता हूं ठंडे पड़ गए हो, अभी भी जोश में हाई हो, जोश से लबरेज हो तो क्विज करें, ठीक है। शेयर कर दो सारे बच्चे। लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर टू दिस वन। Longitudes are angular distance of a place from the equator. Latitudes are angular distance of a place from the prime meridian. ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं।
देखो कई बच्चों ने वही गलती की जो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में भी करते हैं, दैट इज पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, नॉट करेक्ट। एग्जामिनर ने, अगर आपने मेरी डार्क आर्ट देखी है, इफ यू हैव सीन माय डार्क आर्ट, काला जादू आपने अगर मुझसे सीखा हुआ है, द डार्क आर्ट ऑफ क्रैकिंग एमसीक्यूज, हाउ टू गेट मोर मार्क्स इवन विद लिमिटेड नॉलेज, तो उसमें मैंने आपको काफी सारे हैक सिखाए थे। मैंने एक उसमें बताया था लाल किताब और एग्जामिनर के पैटर्न समझो। ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है कि इस स्टेटमेंट को यहां चिपका देगा, इसका स्टेटमेंट यहां चिपका देगा। सो यही हुआ, लॉन्गिट्यूड्स आर एक्चुअली एंगुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन और लैटिट्यूड्स आर फ्रॉम इक्वेटर। तो इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ। एग्जामिनर बहुत करता है बिकॉज वो आलसी है। जिसको ये डार्क आर्ट के बारे में नहीं पता, टेलीग्राम में ये लगभग 3 घंटे की 4 घंटे की वीडियो सीरीज है, देख लेना। एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स विद योर एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लास ज्यादा लंबे टाइम तक सेव नहीं रह पाएगी, इसीलिए लाइव क्लासेस अटेंड करो और जितनी जल्दी हो सके क्लासेस को शेयर कर दो दोस्तों के साथ, बिकॉज ये ज्यादा लंबे टाइम तक क्रैश कोर्स नहीं रहेगा एक्सेसिबल। लाइव क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, डे लाइट सेविंग को लेकर सवाल, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। इनकरेक्ट वाली गलती हुई ना, इसीलिए मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, ताकि आपको पता लग जाए एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। Daylight saving time is the practice of advancing clock during summer months by 1 hour. Why is daylight saving time practice prevalent? So to increase the average working hours, to increase the average working hours, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। टू कंजर्व एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग डे लाइट, यस हमने देखा था, सूरज ज्यादा से ज्यादा मिले इसलिए टाइम आगे बढ़ाया जाता है। कंपनसेट इन वेरिएशन ऑफ डे लेंथ फ्रॉम सीजन टू सीजन, दिस इज करेक्ट। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम जोन्स को लेकर सवाल, एक और टाइम जो आज पढ़ा उसी पे सवाल है, ये सारे जो आज पढ़ा उसी पे सवाल है सारे, ठीक है। टाइम इसलिए कम दे रहा हूं क्योंकि ये आज ही पढ़े हुए कॉन्सेप्ट, तो ये तो आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए अगर आज की क्लास सिंसियरली अटेंड किए तो, ठीक है। एवरी कंट्री कैलकुलेट्स इट्स स्टैंडर्ड टाइम एज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीनविच, बिल्कुल 82.5 डिग्री, ये सब है क्या, जीएमटी से तो डिस्टेंस है। एवरी कंट्री हैज ओनली वन, नहीं, हमने अभी अभी देखा फ्रांस में 14 तक है। इंडिया इज 5 आवर 5.5, दैट इज अबाउट 5 आवर 30 मिनट्स। 0.5 का मतलब 1/2 है, ठीक है। सो 0.5 का मतलब यहाँ 1/2 है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेडलाइन वाज अ स्ट्रेट लाइन, वुड हैव एक्सपीरियंस्ड अ 2 डे प्रॉब्लम। इनमें से किस जगह ने, अगर इंटरनेशनल डेडलाइन एक स्ट्रेट लाइन होती तो किस जगह पे 2 डेट प्रॉब्लम फेस की जाती। ओके, ज्ञानदीप बिल्कुल सही। देखो मैंने आपको अभी अभी ये क्वेश्चन डिस्कस किया 2 डेट वाला, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये, इसके अलावा कहीं से किसी भी बुक से जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसके क्वेश्चन उठा लेना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, तिरंगा जीएटी का मसीहा ऐसे ही नहीं है आपका। बस आपसे तिरंगे को एक ही आशा है कि आप उसका मान रखें, उसका सम्मान रखें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ सेशन को शेयर करें। तिरंगे का मान रखोगे तो तिरंगा भी आपका मान रखेगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। किरबाती हमने देखा था, एलुशियन आइलैंड की बात की थी, रैंगल आइलैंड भी वहीं पे, सब पैसिफिक ओशन के आइलैंड है, ठीक है। ये रोटेशन रिवॉल्यूशन के सवाल है, ये भी आप कर ही सकते हो, हमने डिस्कस कर लिया था। इसका जवाब दे दो जरा से, जिनको टाइम कैलकुलेट करने की क्वेश्चन करनी थी, क्विकली टेल मी द आंसर टू दिस। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, अगर आप पे टाइम है तो एनसीईआरटी पढ़ना इज ऑलवेज एडवाइजेबल, अगर टाइम है तो। अगर नहीं है तो जो पढ़ा रहा हूं उसको जरूर करो और सारे सब्जेक्टों को पढ़ते रहो। ये तो बिल्कुल हम 4 बार अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। 5:30 PM इज द करेक्ट आंसर, इसका कोई बच्चा गलत ना करे जवाब। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कैप्टन तिरंगा कल भी झंडा फहरा सकते हो क्या, ताकत है शरीर में या ठंडे पड़ गए हो इतनी लंबी क्लास झेल के, ठीक है। तो कल भी कैप्टन तिरंगा आपसे मिलने आएगा। आज का जो कंटेंट है, अब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आराम से, ऐसे ऐसे हम सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। आज ज्योग्राफी का एक टॉपिक, कल दूसरा टॉपिक, सिलेबस को एक एंड से दूसरे एंड तक कवर टू कवर करने वाले हैं। जीएटी के लिए अगर आपने ये सीरीज कर ली तो आपके फंडे भी क्लियर हो जाएंगे और क्विज में आप अच्छा भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब शाम को 10 PM पे मिलना, सीधे मुझे 10 PM पे मिलना, रात को क्विज मास्टर नाइटफॉल के साथ, जहां हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप पूरी सीरीज, दोनों सीरीज आपने निपटा ली, एग्जाम आपका डन है, ठीक है। तो 10 PM पे क्विज मास्टर नाइटफॉल से मिलना है आपको। कैश प्राइस जीत सकते हो प्रीवियस ईयर के साथ, दिमाग के साथ जेब भी गर्म होगी, ठीक है। 10 PM पे ऐप पे ही होगा, इसीलिए सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। @SSB_success टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लो, वहां आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। और सारे दोस्तों के साथ, जितने आपके अलग अलग कोचिंग अकेडमीज के ग्रुप हैं, स्कूल ग्रुप हैं, कहीं भी बच्चा कोचिंग ले रहा हो, चाहे हमसे ले रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, उसको एटलीस्ट पता लग जाए इस इनिशिएटिव के बारे में। यही कैप्टन तिरंगा और नाइटफॉल का मकसद है। 10 PM पे नाइटफॉल के लिए मिलेंगे आज।
डैड 50, जो बच्चे फुल लेंथ कोर्सेज सुपर में लेना चाहते हैं, डैड 50 कोड यूज करके अप टू 50% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। टुडे इज द लास्ट डे। बिल्कुल विजेंदर बोल रहे हैं दूसरे अकेडमीज कोचिंग के चैनल्स पे जाके आज गोरिल्ला रेड करेंगे, तो एक बार रेड कर दो, सबको बता दो, सब जगह जाके रेड कर दो कि कैप्टन तिरंगा जेटी का मसीहा बच्चों को बचाने आ चुका है और नाइटफॉल रात को 10 PM में आपको क्वेश्चन करवाने आ रहा है। ठीक है, तो रेड कर दो सारे अकेडमीज कोचिंग के चैनल पे जा जाके, देखता हूं ओ या के लेवल का जोश किसका है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, मिलते हैं जल्दी। ग्रेडअप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। बाय बाय, जय हिंद।